लेते हैं और अ, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी, अभी जो मार्केट का मेन इवेंट है वो एफओएमसी की मीटिंग पे ही पूरा डिपेंड है। जी, 27 जी। को मीटिंग आएगा जिसका इम्पैक्ट अपन को 28 को देखने को मिलेगा। एंड हुँ, जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है कि एफओएमसी एक मेजर इवेंट है, और इसके बाद जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उनका उन पे थोड़ा सा हम पॉज होते हुए देखेंगे। एंड फिर जी, मार्केट में जो मूवमेंट होगा वो डोमेस्टिक फैक्टर पे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एफएमसी का हुँ, हुँ, आउटकम एक डायरेक्शन जरूर दिखाएगा मार्केट को, लेकिन उसके बाद जी, ऐसा भी नहीं है जिन डोमेस्टिक मार्केट में जिन सेक्टर्स पे या अच्छा डोमेस्टिक कंट्रोल अच्छा है, डोमेस्टिक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पे हम रैली देखने को मिल सकती है। तो एफएमसी के बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने की के आसार, और ऐसा भी हम देख सकते हैं कि हम ग्लोबल स्पीयर्स को करें आफ्टर एफएमसी। जी, 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 सही कहा आपने। आज मीटिंग है और हमें 28 को पता चलेगा, तो हम 28 को बताएँगे दर्शकों को कि क्या मीटिंग का नतीजा है। और इस मीटिंग के बाद शायद डॉलर और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी एफओएमसी से जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उतना जी, 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हमने मूवमेंट देख लिया है। एंड हुँ, ईसीबी का जो रेट था, ईसीबी ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दिया था। तो यहाँ पे यूरोप और यूएस का जो स्प्रेड था वो भी थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे हुँ, 75 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है, और उतना अगर हो जाता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट थिंग जो हमें ऑब्जर्व करनी होगी कि फर्दर ऑन वो वहां पे क्या इंडिकेशन करते हैं कि आने वाले मीटिंग्स में हुँ, भी वो अगर रेट हाइक की बात करेंगे तो यील्ड और डॉलर में फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अगर वो बोलते हैं हुँ, दिस इज द फाइनल टाइम, अब हम फर्दर रेट हाइक की बात अब नहीं करेंगे, या फिर हुँ, फर्दर रेट हाइक के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन पे सोचेंगे, तो वहां पे हमें हो सकता है कि डॉलर में कंसोलिडेशन भी देखने को मिले, क्योंकि एज ऑफ नाउ हुँ, हमने 75 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट में जो मूवमेंट है, चाहे हम डॉलर की बात जी, करें, इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें, या दूसरे एसेट क्लास की भी बात करें, 75 हुँ, हुँ। बेसिस पॉइंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट एडजस्ट हो चुका है। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में अगर देखें तो रूपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा-सा वीक है, लेकिन दूसरे करेंसीज़ के सामने काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। सेठी सर, आप सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं सवाल पूछना चाहूँगा। उससे पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताऊँ कि कोई भी दिन जी, ऐसा नहीं जाता है जिस दिन रुपए और डॉलर की चर्चा नहीं होती हो। तो यही कारण है जी, कि हम कुछ-कुछ दिनों के बाद में, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हो, करंट अकाउंट डेफ़िसिट हो, या एक्सपोर्टर्स हों, इम्पोर्टर्स हों, या ऑयल का भाव कम हो, ज़्यादा हो, तो या एफएमसीजी का हो या महंगाई का मुद्दा हो, कोई भी बात हो तो रुपया डॉलर सेंटर में आ ही जाता है। हुँ। तो मेरा पहला सवाल तपिश जी से ये है कि ये जो 80 रुपये को पार किया था, जो अलार्मिंग सिचुएशन आई थी, तो खतरे की घंटी अभी हट गई है कि अभी दोबारा बनने की आशंका है उसकी? सिटी जी, यहाँ पे जो मेन मेन फोकस है हमारा सबका, वो एफएमसी पे ही है। एफएमसी अगर यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट या फिर उससे कम भी रेट हाइक करता है तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, और हो सकता है हम फर्दर वहाँ पे और ज्यादा पेन हमें देखने को ना मिले। मगर अगर इन केस ये 75 या 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर सकता है, अगर क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट की भी बीच में बात होनी शुरू हो गई थी, अभी तो 100 बेसिस पॉइंट की उतनी बात नहीं हो रही है, फिर भी एक लोगों के माइंड पे है कि 100 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है, या 100 बेसिस पॉइंट हो गया, या फिर उन्होंने फर्दर रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन मार्केट में बना के रखी, तो वहां पे रुपी पे और रुपी के साथ बाकी इमर्जिंग करेंसीज पे भी हमें दबाव देखने को मिलेगा। एंड अभी जो ओवरऑल डॉलर का रुझान है वो पॉजिटिव ही है, यहाँ पे सकारात्मक ही है। हम डॉलर पे अभी भी पॉजिटिव व्यू ही बना के रखे हैं। हमारी जो डॉलर इंडेक्स की एक्सपेक्टेड रेंज है आने वाले कुछ महीनों के लिए, 105 से 108 की रेंज पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 105 से 108 की रेंज पे डॉलर इंडेक्स रहेगा। तो डॉलर में अभी हम बहुत ज्यादा, डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर होगा कंसोलिडेशन होगा, बट हाँ, एफएमसी का आउटकम के साथ जो उनकी गाइडलाइंस होती है फ्यूचर की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। एंड इसके साथ मैं दूसरी चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी हम रेट हाइक की बात कर रहे थे। रेट हाइक के बाद
प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिखेंगी, क्योंकि रेट हाइक के बाद जो नया डर हमारा एज इट इज बना रहेगा वो रिसेशन का रहेगा कि रेट हाइक तो कर दिया, अब रिसेशन को कैसे आने से रोकेंगे या फिर जो भी नंबर्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, मैं इंडिया के अलावा यूरोपियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। इंडिया, हालांकि इंडिया के जो नंबर्स हैं वो इतने मतलब अलार्मिंग नहीं है, इंडियन नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी अभी मुझे थोड़ी सी से बाकी इकोनॉमीज के कंपेरिजन में थोड़ी सी ठीक लग रही है। जो रेंज रहेगा अभी, मतलब स्पेसिफिक लेवल की बात कर ले, अभी हम क्या लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किन लेवल्स पे बात कर रहे हैं, तो डाउन साइड जो हम यूएसडी आईएनआर पे लेवल देख रहे हैं 79.50 का है, 79.60 तक हो सकता है, 60 या 50 तक एक बार हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिले और आ जाए। अभी 79.50 से नीचे हम नहीं कर रहे हैं, और हायर साइड 80.25 का हम लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर एफओएमसी की जो आउटकम है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए या मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आए। तो 75.50 टू 80.25 का रेंज हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए। सन 2013 में जब ये स्थिति आई थी तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो फॉरेन डीलर्स हैं उनको अपनी ऑफशोर पोजीशंस इमीडिएटली कट करने के लिए कहा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपको क्या इसकी टिप्पणी है आपकी इस बारे में? देखिए सेठी जी, अगर हम 2013 की सिचुएशन देखें, 2013 की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। उस टाइम पे हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ करता था, एंड 2003 के पहले हमारा ट्रेड डेफिसिट कभी भी 10 बिलियन से ऊपर नहीं होता था, बट 2003 से 2012 तक में हमने ट्रेड डेफिसिट में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा, और 2012 पे हमने 120 बिलियन के ऊपर का भी पीक देखा था ट्रेड डेफिसिट पे। तो उस टाइम का सिचुएशन, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज्यादा हमारे फेवर पे नहीं था, और इंडिया के पास 2013 में जो फॉरेक्स रिजर्व था वो भी 270 बिलियन 250 से 270 बिलियन डॉलर के पास ही था। बहुत ज्यादा ट्रेड यहाँ पे इनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं हुआ करता था, और बाकी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी उतनी स्टेबल नहीं थी जितनी अभी स्टेबल है। अभी की हम बात करें तो अभी हमारा ट्रेड 25 बिलियन डॉलर का है, जो कि 1% के आसपास आता है जीडीपी का, जो कि बहुत उस टाइम पे 6.5% के आसपास था, अभी केवल 1% के आसपास है। साथ ही हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी सफिशिएंट है वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए। और हम बात करें दूसरे नंबर्स की, तो चाहे हमारा इन्फ्लेशन आप ले लीजिए, या हमारा फॉरेक्स रिजर्व ले लीजिए, या फिर हमारा रेट्स ले लीजिए, हमारे रेट्स और इन्फ्लेशन बहुत ऐसे नहीं है कि हम बहुत सालों बाद देख रहे हैं। काफी सारे नंबर्स की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व अभी लोग बोल रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो एक बार आप प्री पैंडेमिक लेवल के पहले देखिए, तो प्री पैंडेमिक लेवल के पास हमारे पास 450 से 470 बिलियन का ही फॉरेक्स रिजर्व हुआ करता था कोरोना के पहले, और अभी भी हमारे पास 572 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। तो पैंडेमिक से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अभी भी हमारे पास है, जो हमारी इकोनॉमी को, हमारे फॉरेक्स की वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वहीं पे दूसरे पहलुओं पे बात करें तो मतलब हम अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 7.5 to 8 पैंडेमिक के पहले भी हमने देखी है। 2018-19 पे हमने इंडियन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड 7.5 से 8% की भी देखी है, और अभी भी हमारी 7.5 से कम ही चल रही है। तो ऐसी सिनेरियो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो पे हमारी इकोनॉमी है। यहाँ पे जो फेयर है वो इंटरनेशनल मीडिया पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 45 साल में पहली बार इतना इन्फ्लेशन देखा, इतना रेट हाइक देखा, इतना यील्ड बढ़ा हुआ देखा। लेकिन हमारे लिए ये नई चीज नहीं है, हमने कुछ सालों पहले, या फिर आप बोल दो तो कुछ महीने पहले ये सिचुएशन देखी है। तो हमारे लिए ना रेट महंगे हैं, ना हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व कम है, और ना ही हमारे लिए यहाँ पे हमारे देश का यील्ड ज्यादा है। तो रेट्स भी हमारे कंफर्ट जोन पे है, यील्ड भी हमारा कंफर्ट जोन पे है, और फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा कंफर्ट जोन पे है। और यहाँ पे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफी ठीक ठाक है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बैलेंस हो रहा है। तो अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट का नंबर भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है अभी इंडियन इकोनॉमी के लिए। ग्लोबल मीडिया पे जरूर, क्योंकि यूरोपियन पे आप देखोगे तो इन्फ्लेशन भी उनके 40 ईयर्स 45 ईयर्स पे जा रहा है, उनके रेट भी, आप अगर हेडलाइन भी देखो तो हेडलाइन भी थोड़ी डरावनी है, बट हमारे लिए ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो वी आर इन बहुत ज्यादा ऑब्वियसली वोलेटिलिटी रहेगी, ग्लोबल वोलेटिलिटी रहेगी, तो हमें भी असर पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा, बट हमें ये जो असर है, हमें जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म का है।
लॉन्ग टर्म पे हम काफ़ी अच्छी रिकवरी देख सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए तभी जी, यूरो, पाउंड और डॉलर के सामने 3% से 10% तक इस वर्ष में रुपया मजबूत हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा कैसे हुआ है भारत को? डॉलर में तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो वो उससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ, ये हमें ज़रा बताइए। सिटी जी, यहाँ पे अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो कंट्री का जो मेजर इंपोर्ट है वो 80% अभी भी डॉलर हो रहा है, तो देश को तो ऐसे से कोई मेजर फायदा नहीं होता है बाकी करेंसी को, अगर रुपी बाकी करेंसी से को अप्रिशिएट कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें, क्योंकि 15 to 20% हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो अभी भी यूरो और जीबीपी पे हो रहा है, तो कंपनी वाइज कंपनीज जिनके ट्रांजेक्शन यूरो जीबीपी पे ज्यादा है उनको जरूर यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन पूरे ओवरऑल देश की बात करें, पूरी इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में डॉलर का फ्लो अभी भी डोमिनेटिंग है, तो पूरी इकोनॉमी को इतना ज्यादा इम्पैक्ट, इतना ज्यादा बेनिफिट उस चीज का नहीं मिलता हुआ दिखेगा। इंडिविजुअल कंपनीज के जिनके ट्रांजेक्शन ज्यादा है उनको जरूर इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी फॉरेक्स कैपेक्स को बढ़ावा नहीं दे रहा है, उसको ज़्यादा पास नहीं कर रहा है, तो उस पर उसका रुपये पर प्रेशर पड़ेगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी रुपी का जो परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज उतना बुरा नहीं है। मतलब अगर आप देखो तो मैनेज्ड है, वॉलेटिलिटी मैनेज है। एंड स्टार्टिंग में अगर हमने देखा होगा आरबीआई ने मतलब लास्ट 15 दिन पे ही हम देखें तो नियर टू 7 बिलियन 8 बिलियन हर वीक, 2-3 वीक से हर वीक इंटरवेंशन हम देख रहे हैं। हमारा फॉरेक्स रिजर्व 7 से 8 बिलियन हर सप्ताह खत्म हो रहा है, हर सप्ताह घट रहा है, और उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। इमीडिएट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इंटरवेंशन किया गया था वो फॉरेक्स पे मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया था, तो फॉरवर्ड के प्रीमियम कम हुए थे, लेकिन स्पॉट में उतना असर देखने को नहीं मिला था। इसलिए हमें स्टार्टिंग में हमने 80 का लेवल भी देखा, बट लेटर ऑन आरबीआई ने जब इन्होंने फॉरवर्ड के स्प्रेड को कम कर दिया, फॉरवर्ड के प्रीमियम को कम कर दिया, तो इस पार्ट में भी लास्ट वीक हमने देखा इंटरवेंशन आरबीआई ने किया और इस स्पॉट को भी आरबीआई ने काफी अच्छे से मैनेज किया। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 79 टू 78 50 के बीच में भी आने वाले महीनों पे यहाँ पे डॉलर रुपी रहता है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए या फिर इंडियन ओवरऑल ट्रेड के लिए इतना ज्यादा पेनफुल नहीं होगा। इस वॉलेटिलिटी को हम मैनेज कर सकते हैं और ग्लोबल मतलब इन केस वहाँ पे अगर मार्केट सिचुएशन इंप्रूव हुई तो हम जरूर यहाँ पे 79 टू 80 के लेवल पे भी फ्यूचर में रुपी को देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आते हुए हम नहीं देखेंगे कि वापस हम 75 या 70 का लेवल देखें, बट इन लेवल्स पे भी अगर रुपी रहेगा तो इकोनॉमी के लिए कोई ज्यादा पेनफुल नहीं है। भारतीय कंपनियों जिनकी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है फॉरेन एक्सचेंज की, उनको भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज खुद ढूंढिए, तो ये कैसे संभव होगा? तो उसके कहने का क्या तात्पर्य है? सेठी जी, यहाँ पे डॉलर की लिक्विडिटी, जब मैं डॉलर की लिक्विडिटी बोल रहा हूँ तो डॉलर की डिलीवरी की लिक्विडिटी थोड़ी सी बाजार में कम है। इसका जरूर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूएस भी अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डॉलर करेंसी फ्लो थोड़ा सा मैनेज करेगा, जिससे उनका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़े। सो यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा जब तक हम इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ नहीं दिखेगा, स्पेशली द यूएस का, तब तक यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बट आई होप सो कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक लेटर सुनर कुछ ना कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट करेगी। अभी सिचुएशन थोड़ी सी है क्योंकि डॉलर फिजिकल डिलीवरी पे उतना अवेलेबल नहीं है जितना पहले हुआ करता था, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम अभी फेस करने को मिल रही है और थोड़े टाइम और यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहने के आसार है। बट अगर यूएस का इन्फ्लेशन आने वाले कुछ महीनों में अगर थोड़ा सा कंट्रोल होता है या फिर कूल ऑफ होता है तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनीज को थोड़ा सा अपने ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से थोड़ा सा इनको बैकअप करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है बट जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। तब तक कंपनीज को थोड़ा सा यहाँ पे अपने बैकअप्स रखने पड़ेंगे। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो बहुत सी कंपनियां ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत सी कंपनियां ने अपील की है भारतीय रिजर्व बैंक से कि उनको फॉरेन एक्सचेंज भेजने की इजाज़त दी जाए, जो कि उनके कामकाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन रिजर्व बैंक उनका कोई जवाब ही नहीं दे रहा, चुप्पी साधे हुए है।
जी, बिल्कुल यहाँ पे सेठी जी अगेन वही सेम प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी उतनी नहीं है, पहली चीज़ तो ये हम अजम्पशन कर रहे हैं। बाकी सेंट्रल बैंक के रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज़ वी डोंट नो कि वो लिक्विडिटी के कारण ही यहाँ पे थोड़ा-सा डिले कर रहे हैं या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, जो सेंट्रल बैंक ऑब्वियसली यहाँ पे पब्लिकली डिस्क्लोज़ ना करना चाहे। सो उस पे बहुत ज़्यादा अभी मैं भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा एंड लिक्विडिटी प्रॉब्लम है जिसका सब पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को दूसरे ऑप्शंस भी फॉर द टाइम बीइंग देखने चाहिए, या तो करेंसी स्वैप करके वो करेंसी स्वैप ट्राई करें या फिर दूसरे भी अल्टरनेट देखने की कोशिश करें या दूसरी करेंसीज पे भी डील करने की कोशिश करें। अन्य कोई महत्वपूर्ण बात या कोई केस स्टडी आप रेफर करना चाहें? देखिए यहाँ पे दिस इज द टाइम कि आप इंडियन इकोनॉमी मतलब पहले क्या हुआ करता था। अभी मैं रिसेंटली एक काफी बड़े जर्नलिस्ट है उनका उन्होंने ट्वीट किया था कि एक टाइम हुआ करता था कि यूएस को जुकाम हुआ करता था और इंडिया को निमोनिया हो जाता था, और आजकल यूएस आईसीयू में है और इंडिया को हल्का फुल्का सा जुकाम है। तो दिस इज अ सिचुएशन कि इंडियन इकोनॉमी जिस हिसाब से स्ट्रेंथ पकड़ रहा है वो अभी मार्केट में इस पैंडेमिक लेवल पे इस पूरे वक्त पे अब हमें देखने को मिल रही है कि इंडियन इकोनॉमी पे कितनी स्ट्रेंथ मतलब एज कम्पेयर टू कुछ सालों पहले की हम बात करें, कुछ सालों से यहाँ पे ग्लोबल वॉलेटिलिटी है। ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कारण हमें करेंसी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल यहाँ पे आप इंडियन नंबर देखिए, इन्फ्लेशन भी इतने ज्यादा पेनफुल नहीं है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी डिसेंट है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी मैनेज हो रहा है। तो सभी सिचुएशन जो है इंडियन इकोनॉमी के फेवर पे है। अब यहाँ पे इस हिसाब से अगर सिचुएशन इंडिया के फेवर पे रही तो हो सकता है इंडिया की ग्रोथ पे काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करे, और साथ ही यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे भी हमें काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। साथ ही हम चाहेंगे कि जो रुपी की वैल्यूएशन है, रुपी के ट्रांजेक्शन जो भी ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट में 2% का शेयर रखता है, वो आने वाले टाइम पे 4% और 5% का शेयर देता हुआ भी दिखे। और कुछ देश अगर इंडियन करेंसी को अपने फॉरेक्स रिजर्व में भी रखना स्टार्ट करेंगे, वहां पे रुपी को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और फ्यूचर में हमें इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रुपी में ना देखने को मिले। तो दिस इज अ टाइम जहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि बाकी इकोनॉमीज में जो प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, और इतने स्टेबल तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है या फिर मैनेज कर रही है, ये काफी काबिल तारीफ है, जिसके लिए ऑब्वियसली हमने काफी सालों से मेहनत भी की है सबने मिलकर। तो मुझे लगा कि आपने संक्षेप में ये कहना चाहा है कि हमें सजग होने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सेठी जी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी है। अगर देखिए अभी भी ट्रेन का डब्बा जो है वो यूएस से ही है, हम लोग ट्रेन के इंजन यूएस ही है, डब्बे हम बाकी इकोनॉमी से। तो इंजन में अगर कुछ थोड़ा भी धक्का लगता है तो सभी डब्बों को असर पड़ेगा, लेकिन अभी सब अपने अपने इंजन स्टार्ट करना अपने अपने खुद के इंजन बनाना शुरू कर चुके हैं। तो होप सो कि यहाँ पे कुछ टाइम पे इकोनॉमी थोड़ी सी डायनेमिक भी हो जाए और सेल्फ रूलिंग भी हो जाए, कि हमें बाकी ग्लोबल इकोनॉमी का उतना ज्यादा असर देखने को ना मिले, या फिर हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंज हो तो ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर जरूर देखने को मिले। प्रिया जी, आप पूछिए।